चलिए अब पहली खबर की शुरुआत करते हैं जो उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। आपको उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम होता नजर आ रहा है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं। 24 घंटे में तकरीबन 353 नए संक्रमित उत्तराखंड में मिले हैं, जिस दौरान 6 की मौत हुई है और 398 मरीज इस दौरान उत्तराखंड में ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर एक तरीके से थमने लगी है। यानी उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 353 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 6 मरीजों की मौत भी हुई। इसके अलावा 398 मरीजों को आज ठीक होने के बाद घर भी भेजा गया है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड में किस तरीके से मामले जो बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के कोरोना की कहर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में, लेकिन कहर जो कोरोना का है वो कम हुआ है। एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो बुलेटिन जारी किया गया उसके अनुसार बुधवार को 2,04,165 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी एक तरीके से मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है उत्तराखंड में। वहीं अल्मोड़ा में 20, बागेश्वर में 2, चमोली में 9, चंपावत में 7, देहरादून में 75, हरिद्वार में 94, नैनीताल में 30 मामले जो है सामने आए हैं। पौड़ी में 27, पिथौरागढ़ में 24, रुद्रप्रयाग में 15, टिहरी में 20 मामले सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड में जो कोरोना की जो रफ्तार है ये कम होती नजर आ रही है। अगर हम पहली लहर की बात करें तो पहली लहर में उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी थी और जो मौतों की संख्या थी वो कम थी। लेकिन दूसरी लहर में हालांकि कोरोना का कहर कम हुआ है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अब भी थोड़ा बहुत तेज होता दिखाई दे रहा है। अगर कोरोना संक्रमण के मामलों से कंपेयर करें तो यानी उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम हुआ है। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हमने आपको बताया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो बुलेटिन जारी किया गया उसके अनुसार भी हमने आपको बताया कि बुधवार को कितने मामले आए। अगर हम ऊधम सिंह नगर की बात करें तो ऊधम सिंह नगर में 10 और उत्तरकाशी में 20 मामले सामने आए हैं। यानी उत्तराखंड के कई इलाकों के हमने आपको मामले बताए कि क्या क्या मामले उत्तराखंड में नए सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, क्योंकि जो बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया उसके अनुसार बुधवार को क्या आंकड़े बताए गए। अगर सैंपलों की बात करें, लगातार सैंपल जो जांच प्रक्रिया है, जांच रिपोर्ट है, ये भी लगातार इसमें भी इजाफा हुआ है उत्तराखंड में। तो इसी को लेकर सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इसका आंकड़ा अगर आपको बताएं तो 2,04,165 लोगों की सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव दर्ज की गई है। यानी पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के उत्तराखंड में नए मामले जो दर्ज किए गए हैं उसमें गिरावट दर्ज की गई है। जो उत्तराखंड में कोरोना का कहर है ये एक तरीके से कम देखा गया है। वहीं 6 मरीजों की इस दौरान मौत भी हुई है, यानी आंकड़ा मरने वालों का 6 पहुंच गया है। 6 मरीजों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर एक तरीके से थमती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारे संवाददाता धनराज गर्ग इसी को लेकर लाइव जुड़ गए हैं। धनराज, उत्तराखंड में अब मामलों में कमी देखी जा रही है, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अब प्रशासन कितनी तेजी से तैयार हो गया है, क्योंकि अब मामलों में कमी दर्ज की गई है उत्तराखंड में? कोरोना के मामले पिछली बार जब लगातार बढ़ रहे थे तो लेकिन एक राहत की बात अब उत्तराखंड से निकल के आ रही है कि जो कोरोना के मामले हैं वो अब कम होते नजर आ रहे हैं। कि 24 घंटे की बात करें तो 300 के लगभग जो मामले सामने आए हैं। लेकिन वही एक चिंता का विषय जरूर है कि 6 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले कल देखा कि कल 18 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से गिरावट आई है तो ये कहीं ना कहीं एक राहत की बात जरूर है। और ये इसी का नतीजा है कि जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं वो लगातार इस पर सतर्क बने हैं। उत्तराखंड की सरकार इस पर सतर्क है, तमाम जानकारी जुटाते हुए नजर आते हैं मुख्यमंत्री, और तमाम समीक्षा बैठक लगातार वो करते रहते हैं, जिसका परिणाम है कि अब जो कोरोना के मामले हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। जी, क्या उत्तराखंड में जो सैंपल रिपोर्ट जो नेगेटिव आई है, जांच प्रक्रिया में इजाफा हुआ है या फिर लोग ही कम जाकर टेस्टिंग करा रहे हैं इसलिए जांच प्रक्रिया जो हुई है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है? बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार की बात करें तो उत्तराखंड सरकार लगातार जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाने की बात लगातार कर रही है और तमाम जो कैंप है वो भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं और तमाम टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से गिरावट कोरोना के मामलों में आई है तो कहीं ना कहीं एक सतर्कता ही इसको
कहा जाएगा कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात करें, तमाम वैक्सीनेशन का प्रक्रिया उत्तराखंड में जारी है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी लगातार वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण ये कोरोना के मामले जो है अब कम होते नजर आ रहे हैं। जी, तीसरी लहर भी आने को है धनराज, तो उत्तराखंड सरकार उसके लिए क्या कुछ तैयारियां कर रही है तीसरी लहर के लिए? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर के लिए लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बच्चों को ज्यादा प्रभावित करने की बात उसमें कही जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार सतर्क बनी है। और उत्तराखंड सरकार का यही कहना है कि जिस तरीके से दूसरी लहर आई थी लेकिन उसका अंदाजा नहीं लगा पाए थे, लेकिन तीसरी लहर का कहीं ना कहीं उनको पहले से ही पता लग चुका है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो उसके लिए तमाम तैयारियां उत्तराखंड में की जा रही हैं। तमाम वार्ड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यदि दोनों हॉस्पिटल की बात करें तो 3 वार्ड अभी भी यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिए गए हैं, जिसमें एक नवजात शिशु के लिए वार्ड बनाया गया है, तो वहीं एक जो 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए वार्ड बनाया गया है। और साथ ही एक वार्ड जो है 12 साल से 14 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है, जो अभी से तीसरी लहर की तैयारी में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर की तैयारियों में जुटा है और सभी का यही कहना है कि जो तीसरी लहर आएगी उसको ज्यादा इफेक्ट उत्तराखंड में नहीं होने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो वैक्सीन की प्रक्रिया है उसमें उत्तराखंड में क्या इजाफा हुआ है या गिरावट दर्ज की गई है? कैसे उत्तराखंड में वैक्सीन की प्रक्रिया कैसे चल रही है? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से वैक्सीनेशन लगातार किया जा रहा है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा था कि जो वैक्सीनेशन होगा वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा, राज्य सरकार का उसमें कुछ भी खर्च नहीं होगा और तमाम जिम्मेदारी जो होगी केंद्र सरकार की होगी। लेकिन राज्य सरकार को तो सिर्फ जिम्मेदारी दी गई है, तो सिर्फ उसकी देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम कैंप लगाने की बात वो कर रहे हैं। हालांकि जो शहरी इलाके में उसमें पहले से ही वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अभी तक वैक्सीनेशन में काफी दिक्कतें सामने आ रही थी कि वहां पर नेटवर्क नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते। उसके लिए भी अब रास्ता ढूंढ लिया गया है कि स्वास्थ्य टीमें पहाड़ों में भेजी जा रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं, जो कि युवा जो पहाड़ी क्षेत्र के युवा हैं या फिर बुजुर्ग हैं वहां पर जाकर डायरेक्ट अपना आधार कार्ड ले जाकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जी, क्या डोर टू डोर वैक्सीन लग रही है लोगों को? क्या उत्तराखंड सरकार ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन में कुछ इजाफा किया है? क्या शुरुआत हुई है डोर टू डोर वैक्सीनेशन की? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से देखा जाए कि डोर टू डोर की जो बात की जा रही है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में एक डोर टू डोर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि अभी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं काफी दूर दूर पर घर होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें काफी समस्या जरूर आएगी। लेकिन उत्तराखंड सरकार का यही कहना है कि गाँव गाँव जाकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा और गाँव में कैंप लगाए जाएंगे और तमाम युवा या बुजुर्ग जो भी है वहां पर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जी चलिए, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी उत्तराखंड से हमें देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की करेंगे। अगली बड़ी खबर बारिश को लेकर है। दरअसल जिस तरीके से बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान कुमाऊं में 4 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में मानसून अभी पूरे रंग में नहीं आया है। एक और जहां कुमाऊं में कुछ इलाकों में झमझम बारिश हो रही है, वहीं गढ़वाल के कई इलाके बारिश से वंचित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी गुरुवार को कुमाऊं के 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना है जो जताई जा रही है, जबकि अन्य हल्के जो इलाके हैं अन्य इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से अब बारिश लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और बारिश के आज आसार नजर आ रहे हैं 4 जिलों में, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं, क्योंकि बारिश होती है, मानसून ने जब दस्तक दे दी है तो सड़कों पर पानी तो एक आम बात होगी। है, सड़कों पर पानी भरता हुआ दिखाई देता है। अब इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है कि लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ये देखना होगा जब उत्तराखंड में ये जो भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं ये होगी। फिलहाल आपको गढ़वाल का बताएं तो जबकि गढ़वाल में दून समेत आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद बौछार पड़ी है। हालांकि सुबह कई जगह धूप भी खिली रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और
चमोली में बादल गरज सकते हैं, बौछार बादलों की पड़ सकती है। फिलहाल इसी को लेकर हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विशाखा, उत्तराखंड में 4 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, क्या मौसम है उत्तराखंड का, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून समय से पहले उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है, उसी को लेकर तमाम जो पिछले हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है और आज के दिन भी जो 4 जिले हैं कुमाऊं के, उनमें भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के द्वारा जताई गई है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और चमोली, इन 4 जिलों में भारी बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग के द्वारा कही गई है। इसी के साथ साथ कुमाऊं के लगभग तमाम जितने भी जिले हैं उन सभी में फिलहाल मानसून की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। और कुमाऊं, गढ़वाल को छोड़ दे तो गढ़वाल के कुछ इलाकों में फिलहाल कड़ी धूप भी देखने को मिल रही है, लेकिन कुमाऊं के जो तमाम जिले हैं उनमें फिलहाल बारिश को लेकर सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा तमाम अलर्ट जारी किए गए हैं। अलर्ट तो जारी कर दिए गए हैं विशाखा, तो तैयारियां क्या की गई हैं ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हम देखते हैं लगातार सड़कों पर बारिश की वजह से पानी भर जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहाड़ी जिलों में बरसात के समय में यह समस्या आम है कि जहां भी बारिश होती है वहां पर मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, लोगों को आने जाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। और फिलहाल जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी अगर रास्ते अवरुद्ध होते हैं तो वो भी एक जो बड़ा इस समय जो अड़चन है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी हो सकती है। इसके लिए प्रशासन ने, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने समय रहते हुए वहां के प्रशासन को, वहां के लोगों को यह चेताया है कि इस जिले में लगभग इतने जो उस तक बारिश हो सकती है, इसलिए समय रहते वहां पर कोई बड़ी आपदा से बचा जा सके। भूस्खलन, बादल फटने जैसी स्थिति को देखते हुए भी जहां पर खतरे की संभावना है वहां पर मौसम विभाग के द्वारा इस तरह से अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को भी अवगत कराया गया है ताकि समय रहते किसी बड़ी आपदा से बचा जा सके। तकरीबन कितने दिनों तक ये बारिश होगी, बारिश का सिलसिला उत्तराखंड में कितने दिनों तक चल सकता है विशाखा, इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले हफ्ते से जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी है उसके बाद लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। और फिलहाल जिस तरीके से अभी आगामी 2 या 3 दिन के लिए मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी तरह से पहाड़ी जिलों में जो मौसम है वो झमाझम बारिश के साथ फिलहाल इस तरीके से जिलों में बारिश होगी। और फिलहाल लगभग 2 से 3 दिन तक का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग के द्वारा तमाम पहाड़ी जिलों में अलर्ट जारी किए गए। धन्यवाद विशाखा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, बात उत्तराखंड की ही करेंगे। दरअसल 4 धाम पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का सरकार से सवाल। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा पर क्या है सरकार का इंतजाम, ये सवाल हाईकोर्ट ने लगातार पूछ रहा है 4 धाम यात्रा को लेकर, क्योंकि कुंभ मेले की तरह नहीं होनी चाहिए यात्रा। हाईकोर्ट का कहना है 21 जून तक नई एसओपी के शपथ पत्र दाखिल करे। हाईकोर्ट लगातार उत्तराखंड सरकार से सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है 4 धाम यात्रा को लेकर कि क्या इंतजाम 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने किए, क्योंकि कुंभ के मेले में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई वो 4 धाम यात्रा में ना बरती जाए। इसीलिए हाईकोर्ट का कहना है कि कुंभ मेले की तरह जो यात्रा है 4 धाम की ये नहीं होनी चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वो 4 धाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से शुरू करती है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, यानी अगर ये यात्रा शुरू होती है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, एसओपी क्या होगी, और यात्रियों और स्थानीय निवासियों के लिए मेडिकल सुविधाएं और उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि मेडिकल जो सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, मेडिकल सुविधाएं हो, क्योंकि इस समय कोरोना का जैसे कहर चल रहा है तो ये बहुत जरूरी है। फिलहाल किस तरीके से 4 धाम यात्रा में एंट्री मिलेगी, कोरोना रिपोर्ट चेक की जाएगी कि नहीं, आरटीपीसीआर टेस्ट होगा कि नहीं, ये सब जानकारी हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगी है कि उसको लेकर सरकार का इंतजाम कितना पुख्ता है कि इस 4 धाम यात्रा को शुरू किया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह सभी बिंदुओं पर समय पर निर्णय ले, और कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख तय की है। 23 जून की तारीख ये तय की है तब सरकार कोर्ट को अपने इंतजाम बता पाए कि कुंभ के मेले की तरह ये यात्रा नहीं होगी, और इसी को लेकर 21 जून तक नई एसओपी के शपथ पत्र दाखिल करेगी सरकार।
फिलहाल इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, हाईकोर्ट सवाल पूछ रहा है उत्तराखंड सरकार से कि चारधाम को लेकर क्या इंतजाम उत्तराखंड सरकार करेगी, तो क्या इंतजाम करने चाहिए उत्तराखंड सरकार को ताकि कुंभ के मेले में जो लापरवाही देखने को मिली वो चारधाम यात्रा में ना मिले? बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि माननीय नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कल ये जवाब तलब किया। कल इसकी सुनवाई हुई कि उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश है आलोक वर्मा और CRS चौहान की खंडपीठ में इसकी सुनवाई हुई और उन्होंने पूछा सरकार से कि अगर 21 जून से शुरू होती है यात्रा तो क्या तैयारियां हैं, क्या जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए प्रॉपर मेडिकल सुविधाएं वहां उपलब्ध करा दी गई है। माननीय कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरह से कुंभ में लापरवाहियां देखने को मिली वैसी कोई भी लापरवाही कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा, कम से कम चारधाम यात्रा के मामले में। जो याचिकाकर्ता थे जिनके याचिका पे सुनवाई हो रही थी, उनके अधिवक्ता ने भी कहा कि पिछले साल 3,10,568 के करीब श्रद्धालु आए थे और कोविड चल रहा था, प्रॉपर जो है चिकित्सा सुविधाएं उनको बैठी नहीं थी। और आज 1 साल बाद जब कोरोना की दूसरी लहर उतार पे है और तीसरी लहर के डर के साए में यह यात्रा शुरू हो रही है, तो सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल की जाए और इसका एक शपथ पत्र राज्य सरकार माननीय न्यायालय में दाखिल करें। माननीय न्यायालय ने सचिव पर्यटन को भी एक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 23 जून के लिए तय की है। इसके साथ ही जो सचिव पर्यटन है उनके वर्तमान शपथ पत्र। धीरेन्द्र, हाईकोर्ट ये भी कह रहा है कि SOP का शपथ पत्र दाखिल करे, लगातार हाईकोर्ट कह रहा है, लगातार हाईकोर्ट ये चीज कह रहा है, तो फिर इसको लेकर उत्तराखंड सरकार क्या SOP जारी कर सकती है? बिल्कुल, देखिए जब माननीय न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया है, हालांकि राज्य सरकार वैसे भी कोरोना को लेकर के बहुत सतर्क दिखाई दे रही है। शायद यही कारण है कि देखिए उन्होंने चारधाम यात्रा को एक बार खोला स्थानीय लोगों के लिए, लेकिन जैसे मुझे लगा कि चीजें ठीक नहीं है, उसकी तैयारियां नहीं है, जब देवस्थानम बोर्ड ने कहा कि अभी कोई तैयारी नहीं की जा सकती है, होटल लॉज मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो अभी मुकम्मल नहीं है वहां पे, तो सरकार ने तत्काल जो है अपने कदम पीछे खींचे और उनको तैयारियों का समय दिया। जो शासकीय प्रवक्ता है उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने भी कहा कि 1 जुलाई तक का जो समय है देवस्थानम बोर्ड को दिया है, तब तक सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल की जाए। लेकिन अब जब माननीय न्यायालय ने खुद इस पे संज्ञान लिया है, एक याचिकाकर्ता के याचिका पे सुनवाई करते हुए उन्होंने खुद इसकी निगरानी कर दी है, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें कोई लापरवाही नहीं करेगी और जल्द से जल्द यानी 23 जून को सुनवाई है तो 23 जून को बाकायदा किस तरह से चारधाम यात्रा। धीरेन्द्र, उत्तराखंड सरकार की तरफ से पहले फैसला लिया गया कि चारधाम यात्रा को शुरू किया जाएगा, फिर उसके बाद U-टर्न अचानक से मार लिया गया यात्रा को लेकर, तो क्या वजह रही? बिल्कुल इसमें उत्तराखंड सरकार ने इसको स्पष्टीकरण जारी कर दिया था, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं आज कल, यानी कि माननीय न्यायालय में उच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई हुई। इसी सुनवाई को देखते हुए उन्होंने जो है इस फैसले को स्थगित कर दिया था। माननीय न्यायालय ने 21 जून तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है और 23 जून को सुनवाई होगी, तो सरकार ने U-टर्न नहीं दिया, ऐसे U-टर्न नहीं कह सकते क्योंकि मामला विचाराधीन था, एक याचिका इससे संबंधित वहां रखी हुई थी और उसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। और ऊपर से देवस्थानम बोर्ड ने भी कहा कि अभी तैयारियां करने की उनको थोड़ा समय चाहिए, 1 जुलाई तक का समय सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को दिया है, सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं तीसरी लहर के डर के साथ यह यात्रा शुरू होने जा रही है, सरकार की कोई भी लापरवाही नहीं दे सकती है। सरकार की एक तरह से गंभीरता ही कर सकते हैं, जैसे ही उन्हें लगा कि हमसे कुछ जल्दबाजी हो गई है, उन्होंने फौरन बिना कोई को फंसाए हुए अपने फैसले को वापस ले लिया और यात्रा को स्थगित कर दिया। और 1 जुलाई को जब प्रॉपर सब सुविधाएं उपलब्ध होगी, सारी तैयारियों से सरकार संतुष्ट हो जाएगी, उसके बाद ही स्थानीय लोगों को यात्रा की अनुमति। चलिए, धन्यवाद धीरेन्द्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के